everyone, welcome back to my YouTube channel, The Exam Success by आकांक्षा। जो आज हम ये सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं ये द हिंदू की सीरीज़ है। द हिंदू से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स करंट अफेयर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं तो उसकी हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम हिंदू बेस्ड MCQ सॉल्व करेंगे और ये आपके सभी एग्ज़ाम्स में काम आएंगे, चाहे PCS हो, वनडे, SSC, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, द ग्लोबल कार्बन बजट 2024 वॉज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। जो ये कार्बन वाला बजट है, ये रिपोर्ट आती है, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है UNEP। UNEP का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये जो चारों ऑर्गेनाइजेशंस लिखे हैं इनके आपको फुल फॉर्म भी पता होने चाहिए। सो UNEP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसको रब कर देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है IPCC। इसका पूरा नाम क्या है? इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। एंड थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन C इज़ करेक्ट। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा कौन सी रिपोर्ट निकाली गई? ग्लोबल कार्बन बजट। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ये क्या ट्रैक करता है? CO2 एमिशंस, हमारे एनवायरनमेंट में कितना CO2 है उसके एमिशंस को इसके द्वारा ट्रैक किया जाता है। बजट शोज रिमेनिंग कार्बन स्पेस, और कितना स्पेस अभी एनवायरनमेंट में कार्बन के लिए बचा हुआ है। फॉसिल फ्यूल यूज्ड इन क्लाइमेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब। हिंदी में भारत का पहला हाइड्रोजन हब कौन से राज्य में बना है? सो 4 ऑप्शंस हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A। ये बनाया गया है गुजरात में। इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब आपको याद रखना है, गुजरात में बनाया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? रीन्यूएबल एनर्जी को यूज किया जाता है इसमें। गुजरात हैज़ कोस्टल एडवांटेजेस। गुजरात को ये सिलेक्ट क्यों किया गया है? क्योंकि ये कोस्ट पर है, एक तटीय राज्य है, लिंक्ड विद नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। और ये भी क्या करता है? कार्बन एमिशन को रिड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फाइनेंस कमीशन। सो कौन सा आर्टिकल है हमारे भारतीय संविधान का जो कि फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है? सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A, आर्टिकल 280। जो अनुच्छेद 280 है ये काय के बारे में डील करता है? फाइनेंस के बारे में, फाइनेंस कमीशन के बारे में। और फाइनेंस कमीशन एक कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर्स, और इसको प्रत्येक 5 साल में बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टैगफ्लेशन रेफर्स, मुद्रास्फीति क्या है? सो इसका सही आंसर है ऑप्शन B। लो बर्थ और हाई इन्फ्लेशन होता है तो उसको बोलते हैं, लो ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 5, रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ। जो रामसर कन्वेंशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है वेटलैंड से, आर्द्र भूमि से रिलेटेड है। रामसर कन्वेंशन रिलेटेड टू वेटलैंड, जो आर्द्र भूमि होती हैं। और ये कहाँ पर साइन किया गया था? ये देश पूछा जाता है। इसको साइन किया गया था ईरान में। और ये किस पर फोकस करता है? जो भी वेटलैंड्स होते हैं, आर्द्र भूमि। इंडिया है 75+ रामसर साइट्स। इंडिया में लगभग 75 रामसर साइट्स हैं। और ये बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को प्रमोट करता है और माइग्रेटरी बर्ड्स को ये सपोर्ट करता है। जो प्रवासी पक्षी होते हैं, जैसे साइबेरियन पक्षी आते हैं, तो ये सब माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री बिकेम न्यूएस्ट ब्रिक्स मेंबर इन 2050 एक्सपेंशन। जो ब्रिक्स देश है, ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो कौन सी कंट्री को अभी इसमें ऐड किया गया है? जो एक्सपेंशन हो रहा है, विस्तार किया जा रहा है ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसमें कौन सी नई कंट्रियां ऐड हुई हैं? सऊदी अरब को ऐड किया गया है, ईरान को किया गया है और इथियोपिया को किया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर D, ऑल अबव द एबव, ये करेक्ट है।
ब्रिक्स का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना है फुल फॉर्म। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज़ आपको ब्रिक्स की पता होनी चाहिए। ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया भी है हमारा, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। एक्सपेंशन एम्स मल्टीपोलर वर्ल्ड। अभी जो इसमें एक्सपेंशन किया जा रहा है ब्रिक्स कंट्रीज़ में, उसका क्या एम है, ताकि इसको मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाया जाए। फोकस ऑन ग्लोबल साउथ, जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं आसियान में, उन पर फोकस करना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इनका जो इंपॉर्टेंट बैंक है उसका क्या नाम है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसका बैंक है। ब्रिक्स कंट्री का जो बैंक है उसको बोलते हैं NDB। कौन सा बैंक है, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 7, क्वांटम सुप्रीमेसी रिलेट्स टू, जो क्वांटम सुप्रीमेसी है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, सो इट इज़ रिलेटेड टू क्वांटम कंप्यूटिंग। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द पर्पल रिवोल्यूशन इन इंडिया इज़ एसोसिएटेड विद, पर्पल रिवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है, सो जो लेवेंडर कल्टिवेशन है ये रिलेटेड है लेवेंडर कल्टिवेशन से। और ये कहाँ स्टार्ट किया गया था, जम्मू और कश्मीर में। प्रमोट्स एरोमेटिक्स, जो सुगंधित पौधे होते हैं जिनसे सेंट बनाया जाता है या एरोमेटिक्स प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, CSIR जो CSIR दिल्ली में है, इसको CSIR के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, सेंटर फॉर साइंस एंड रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 9, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट लैंग्वेजेस, कौन से शेड्यूल में लैंग्वेजेस के बारे में बातें की गई हैं। जो भारत की 22 लैंग्वेजेस हैं उनको किस शेड्यूल में रखा गया है, तो इसको रखा गया है 8th शेड्यूल में। ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट लैंग्वेजेस, जो भारत की संवैधानिक भाषाएं हैं, जो भारत की भाषाएं हैं 22 भाषाएं हैं, उनको किस शेड्यूल में रखा गया है, तो 8th शेड्यूल में रखा गया है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और कितनी भाषाएं हैं ये आपको याद रखना है कि 22 लैंग्वेजेस हैं, इंक्लूड है हिंदी, तमिल, उड़िया, गुजराती, मराठी। एडेड बाय अमेंडमेंट्स, और इनको कैसे ऐड किया गया था, संशोधन के द्वारा, संविधान में संशोधन के माध्यम से इनको ऐड किया गया था। और ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है। भारत जो है विविधताओं वाला देश है, भारत में बहुत सारी संस्कृति के लोग रहते हैं, सबकी अलग भाषाएं हैं, पहनावा है, रहन सहन अलग है। सो जो ये प्रमोट क्या करता है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, हर किसी की अपनी अलग भाषा होती है, इसको प्रमोट किया जाता है इसके द्वारा। एल नीनो फिनोमेना अफेक्ट्स इंडिया मेनली, सो जो अल नीनो का कंसेप्ट है ज्योग्राफी में, ये किसको अफेक्ट करता है, इंडिया में क्या इसके अफेक्ट देखे जाते हैं, अल नीनो की ये अफेक्ट देखे जाते हैं कि ड्रॉट आता है, भारत में सूखा पड़ता है। अल नीनो क्या होती है, बेसिकली जो पेरू का तट है, साउथ अमेरिका में पेरू का तट है, वहाँ पर जो पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर का वाटर गर्म हो जाता है, और इससे कौन सी घटना होती है, अल नीनो की घटना होती है, जिससे हमारे भारत में क्या असर देखने को मिलता है, सूखे जैसी कंडीशन होती हैं, हीट वेव्स आती हैं। यहाँ लिखा है अल नीनो वार्म्स पैसिफिक ओशन, वीकेंस इंडियन मानसून, बारिश कम होती है भारत में, इम्पैक्ट होगी एग्रीकल्चर। कॉमन सेंस है, यदि बारिश अच्छी नहीं होती तो उससे हमारी एग्रीकल्चर बहुत इम्पैक्ट होती है। और इसका ऑपोजिट आपको याद रखना है, ला नीना, स्टडीड बाय IMD, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा इन घटनाओं की स्टडी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, द नेशनल एग्जिट टेस्ट नेक्स्ट इज़ रिलेटेड टू विच फील्ड, ये किस फील्ड से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड है। ये टेस्ट आपको याद रखना है, नेशनल एग्जिट टेस्ट, ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। और इसने रिप्लेस किया है FMGE को, कंडक्टेड बाय NMC, जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है, नेशनल मेडिकल कमीशन है, उसके द्वारा इसको कंडक्ट कराया जाता है। और ये किसके लिए है, जिसके पास MBBS का लाइसेंस है। ऑल PG एडमिशन, ब्लू इकॉनमी प्राइमरली फोकस ऑन, जो नीली अर्थव्यवस्था है ये किस बात पर फोकस करती है, सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ब्लू इकॉनमी का कंसेप्ट आपको याद रखना है, जो सस्टेनेबल यूज है, जो हमारे पास ओशन के रिसोर्सेज हैं उनका हमको सस्टेनेबल वे में इस्तेमाल करना है। विच कंट्री चेयर्ड द G20 समिट 25, सो इट इज़ योर साउथ अफ्रीका। ये समिट बहुत पूछी जाती हैं कि कौन सी समिट कहाँ हुई, तो G20 की जो 2025 की समिट है ये कहाँ हुई थी, 2025 में अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज़ क्लासीफाइड एज, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, महान भारतीय, इसको तिलोर बोलते हैं हिंदी में, ये क्लासीफाइड की गई है। सो इट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जो IUCN है, एक संस्था है, IUCN के द्वारा विभिन्न कैटेगरीज दी जाती हैं।
विच टैक्स इज कॉल्ड एन इनडायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है? सो जो जीएसटी है ये इनडायरेक्ट टैक्स है। क्वेश्चन नंबर 16, डार्क पैटर्न इज एसोसिएटेड विद, इट इज़ एसोसिएटेड विद ऑनलाइन कंज्यूमर मैन्युपुलेशन। जो ऑनलाइन उपभोक्ताओं को मैन्युपुलेट किया जाता है, जहाँ से में लिया जाता है, उसको बोलते हैं डार्क पैटर्न्स बोलते हैं। मिसलीडिंग यूआई डिजाइंस को मिसलीड किया जाता है, रेगुलेटेड बाय सीसीपीए, और ये अफेक्ट करता है ई कॉमर्स को। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में है? ये है आपका आर्टिकल नंबर 324। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कौन से आर्टिकल में है? सो ये है 324 आर्टिकल में। ये फैक्ट्स आप लोग देख लीजिएगा। हीट इंडेक्स, हीट इंडेक्स इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ हीट एंड ह्यूमिडिटी। ओके राइट, ये अब यूजीसी नेट के पेपर में भी आया था कि व्हाट इज हीट इंडेक्स, तो इट इज़ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ हीट एंड ह्यूमिडिटी। क्वेश्चन नंबर 9, विच मूवमेंट वॉज लेड बाय महात्मा गांधी इन 1942। महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? सो इट वॉज क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने कब चलाया था? 1942 में, जिसमें अंग्रेज़ों को बोला गया था कि आपको भारत छोड़ के जाना है। मंथ पूछा जाता है कभी कभी कि कौन से महीने में था, तो ये था अगस्त में। करो या मरो का नारा उन्होंने इसी आंदोलन में दिया था, और किसके खिलाफ था? ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। ये बहुत ज़्यादा इसमें मास पार्टिसिपेशन लोगों का देखा गया था। टर्निंग पॉइंट इन फ्रीडम स्ट्रगल, ये बहुत एक महत्वपूर्ण आंदोलन था स्वतंत्रता संग्राम में। क्वेश्चन नंबर 20, आर्टिफिशियल रेन इज़ अचीव्ड थ्रू, आर्टिफिशियल रेन को किसके थ्रू अचीव किया जाता है? सो क्लाउड सीडिंग कराई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। और ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। अगली वीडियो में हम अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।